जैसा MPPSC में होता है 10 टॉपिक दे दिए, हर एक में तो उम्मीद करते हैं हम कि 10-10 आएंगे। लेकिन भैया ये बताओ आप, क्या क्या आपने हिंदी का सिलेबस देखा? हिंदी मीडियम का सिलेबस आपके पास फोन में है? ये चर्चा चल रही है उप निरीक्षक पद के लिए। हमारे पिताजी भर्ती हुए थे उप निरीक्षक पे 60s के अंदर, 19 साल की उम्र में। हम यही बोलते हैं कि बताओ 19 साल में वो व्यक्ति पूरे परिवार को उठाने लायक क्षमता रखता था। आज हम जो हैं वो खैर वो समय और था। खैर उस समय ये भी था ना कि पढ़े लिखे ही नहीं थे लोग, और उस समय ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए था उनको। तो उन्होंने तो नौकरी में आने के बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वो तो एयरफोर्स में जाना चाहते थे। खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पे एग्जाम के सिलेबस की। इसमें एक समस्या है जो बड़ी गहन समस्या है। गहन इसलिए बोलूँगा क्योंकि 20% बहुत बड़ी बात होती है। हिस्ट्री, पॉलिटी जिसे यहाँ पे सिविक्स बोला गया, ज्योग्राफी ये तो आपको दे दिया गया डायरेक्टली। इकोनॉमी इसके अंदर डायरेक्टली नहीं है टॉपिक में। और फिर बेसिक कंप्यूटर्स है इसके अंदर, एनालिटिकल एबिलिटी है और रीजनिंग अलग है। सो अगर इसको परसेंटेज वाइज तोलेंगे, वे करेंगे, तो क्या हो गया? ये क्यों वो तभी हम कहें कि थोड़ा सा डल डल सा क्यों लग रहा है क्लास में। ओके, बत्ती चालू कर ली, मिल गया। सबसे पहले हिंदी में क्या लिखा है पढ़ के सुनाइए सर। सर ये जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आएगी। हाँ, MCQ रहेंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। फिर आगे क्या लिखा? प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं। ठीक है, उसमें वो तो एज यूजुअल जो हमारा प्री का होता है 2 घंटे की अवधि है। बिल्कुल सही, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है जो प्री है हमारी। आगे उसमें पहला है हिंदी भाषाई बोध। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बोला है हिंदी भाषाई बोध और दूसरा क्या बोला है? अंग्रेजी भाषाई बोध। ये है कंफ्यूजन, क्योंकि इंग्लिश सिलेबस के अंदर उन्होंने लिख दिया कंप्रीहेंशन। सो या तो वो हिंदी से ट्रांसलेट किया है तो गलत ट्रांसलेट किया, या इंग्लिश का उन्होंने गलत ट्रांसलेट किया है, गलत ट्रांसलेट किया है। तो आपको दोनों चीजें करना पड़ेंगी। प्रॉब्लम एरिया ये हो गया, प्रॉब्लम एरिया यहाँ आ गया। आ गई बात समझ में? ये बहुत साल हो गए तब जाके हमें समझ में आया कि हमें पैरेलल सिलेबस लेना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश को अब ये सेकंड लैंग्वेज मानते हैं। प्राथमिक भाषा इज अवर हिंदी, हिंदी के अंदर जो दिया गया है वो सत्य है। अब भाषाई बोध बोला है। नाउ किस लेवल पे पूछेंगे? पहले तो वो 60, 70, 80 कितने नंबर का था? 70 नंबर है ना। अब आते ही नहीं है तो हम क्या करें भैया? अभी भी कब आने की संभावना है? मार्केट में तो कितनी अफवाह उड़ रही, कब आ रही? अप्रैल एंड। हाँ, बाकी व्यापम में हमारे कोई गुप्तचर नहीं बैठे हैं तो हम वो नहीं बता सकते कि कब आ रही है। अप्रैल एंड में अगर आती है और आपको 2-2.5 महीने की तैयारी का समय मिलता है तो स्टैटिक टॉपिक पढ़ने वालों के लिए तो आसान है। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया? हिस्ट्री आप कर लेंगे, ज्योग्राफी आप कर लेंगे, पॉलिटी आप कर लेंगे, दैट इज सिविक्स। अब 20 नंबर की अगर उन्होंने ग्रामर पूछ लिया, 20% ऑफ सिलेबस 2 टॉपिक अगर ग्रामर पूछ ली, तो जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, जो लोग लगातार SI के लिए तैयार करते हैं, उनकी हिंदी तो अच्छे से हो जाएगी। इंग्लिश का उतना ग्रामर पे एम्फेसिस कभी नहीं रहा, खासतौर पे हिंदी मीडियम वालों का, क्योंकि छोटी सी आती थी, वो थोड़ा बहुत पढ़ते थे, खासतौर पे सेंटेंस करेक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। हमारी मालकिन पढ़ाया करती थी इंग्लिश। खैर वो बंदी पुलिस में है आज, पर वो तैयारी के बाद आज तक वैकेंसी नहीं आई, ये बात भी अलग है। सो बहरहाल अब ये 2 पॉइंट को आप हटा दें। अब दूसरे जो 2 पॉइंट आपके पास हैं, एक है एनालिटिकल रीजनिंग, दूसरा कलर ले लो।
एनालिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी और रीजनिंग। नाउ इसका हिंदी देखो, एनालिटिकल एबिलिटी का हिंदी देखो। विश्लेषणात्मक क्षमता। नाउ ये जो विश्लेषणात्मक क्षमता है ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर निर्भर हो सकती है, क्योंकि रीजनिंग आपको अलग उठा के टॉपिक दे दिया। सो 10 क्वेश्चन या 10% का वेटेज मैथमेटिकल एबिलिटी का है, जो हम इसका सिलेबस कहाँ से लेकर आए अगर हम बात करें। सो मेंस के सिलेबस के हिसाब से काम करिए। जो एमपीएसआई के अंदर नया सिलेबस मेंस का दिया है इन्होंने, उसके हिसाब से पूरा सिलेबस तैयार करें। रीजन बहुत सिंपल है, ये लोग उधर भी ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, एमसीक्यू ले रहे हैं, और जब वो एमसीक्यू ले रहे हैं तो बट नेचुरली दे आर गोइंग टू क्रिएट द क्वेश्चन बैंक इन 2 पार्ट्स। एक होगा मेंस का पार्ट और एक होगा प्री का पार्ट। तो मेंस का बनाना थोड़ा सा टेढ़ा काम रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग दी गई है और उसके अंदर इवेल्युएटिव क्वेश्चन आ सकते हैं। आप बैठे हो, देख रहे हो, और आपके 4 ऑप्शन के अंदर से इवेल्युएशन होना चाहिए। सो मेंस की जो तैयारी होगी वो एमपीपीएससी प्री से बहुत ज्यादा ऊंची होगी। एमपीपीएससी प्री क्या है, आपका नॉलेज है, आपने दे दिया। मेंस में हम लिखते हैं, वहां सोचने का समय होता है, यहाँ सोचने का समय नहीं होगा। और 2 पेपर हैं, और उसमें मैथमेटिकल वाला जो पार्ट है, दैट इज पेपर 2 का पार्ट बी, वो घातक है। वो वास्तव में घातक रहेगा। उसके लिए आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे आता है, मैं रीजनिंग कर लेता हूँ, तो 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के प्री के मामले में अगर छूट भी जाते हैं तो चल सकता है। मेंस में स्कोरिंग होगा और फिर आप अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। इसलिए मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल रीजनिंग, आर.एस. अग्रवाल नाम की किताब आती है, उसको लें और उससे शुरू करें। अब हाय आर.एस. अग्रवाल क्यों बोलना चाहूँगा मैं, उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस दिए हैं, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है रीजनिंग के लिए भी। सो अभी मेरी बुक वहाँ CUET का जो चल रहा है ना, वहाँ पर पड़ी हुई है। पढ़ी क्या मैंने, वो बच्चों को दे रखी है, साथ में बैठ के पढ़ लेंगे। तो लाइब्रेरी यहाँ पे थोड़ी सी छोटी हो गई है। अब इसको करने के लिए बेसिक्स पता होना चाहिए। रीजनिंग के अंदर देखिए आपको सिलेक्शन, अब इसको 2 हिस्सों में बांट लो। अब यहाँ हिंट लिख लो, सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 40% है ये स्टैटिक है। यहाँ आपकी कंपटीशन तगड़ी मिलना है आपको। आपको जो क्लियर कट आगे बढ़ाने वाला पार्ट है वो तो या तो रीजनिंग वाला है या लैंग्वेज वाला पार्ट है। जो SI वाले तैयार करते हैं ना, उनका लैंग्वेज ऑलरेडी अच्छा है। जो SSC तैयार करते हैं उनका रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी अच्छा है। सो यहाँ जो कंपटीशन है वो एक तरह से आप ये समझ के चलें कि सब लोग एक बराबर प्लेटफॉर्म पे है, कोई भी यहाँ स्ट्रांग नहीं है। ये बहुत अच्छा पार्ट है। सो जितनी जल्दी हम इसको फास्ट तौर के ऊपर करेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। देखिए जब हम मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो सबसे फाइनल क्वेश्चन होता है वो होता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, बड़ा क्वेश्चन। उस बड़े क्वेश्चन के अंदर आपको 3, 4, 5 या ज्यादा चीजें लगानी पड़ सकती। फॉर एग्जांपल रेशियो प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है आपको, फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, परसेंटेज निकालना पड़ सकता है, तब जाके आपका आंसर आता है। और वो 3, 4, 5 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेते हैं एक ही पैराग्राफ के ऊपर, कि ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसका ऐसा है, एंड समथिंग लाइक दैट। वो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है। वहां तक जब हम पहुंचते हैं, सो उसके लिए जो बुनियाद होती है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको टेबल्स कहाँ तक आते हैं। सबसे पहला काम आप नंबर 1 टेबल्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला पार्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो जितने आपके टेबल्स याद होंगे, मतलब जनरली तो 5 तक का तो बच्चा रटा ही होता है, हो सकता है 7 तक का भी याद है, उसके बाद फिर गड़बड़ाने लगता है, 8 में गड़बड़ाता है, 9 तो बच्चों का काम है, 10th बच्चों का काम है। जनरली जो बच्चा गड़बड़ाएगा, कोई भी हो, 7 और 8 में गड़बड़ाता है कभी कभार। हायर के अंदर फिर जो ऑड नंबर वाले हैं उनमें गड़बड़ाते हैं कई बार, 13 हो गया, 17 हो गया,
इन टेबल्स के अंदर। तो धीरे धीरे अपने टेबल्स को इम्प्रूव करें, पहला काम। दूसरा ये होता है कि आर एस अग्रवाल जब आप उठा रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम की किताब आती है उनकी, उस क्वांट के अंदर मैं देखता हूँ हमारी क्लास की है तो इसमें एडिशन अलग आते हैं, पुरानी है आई थिंक, इसमें उन्होंने एडिशन कहाँ लिखा है। बहरहाल ये किताब होती है हमारे पास जो है। इस किताब की खासियत ये है कि इन्होंने उस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से किया है। तो मैं यहाँ पर इस किताब के सिलेबस के हिसाब से आपको डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला काम होता है नंबर्स। नाउ नंबर क्या होता है, आपको मैथ्स का एग्जाम तो देने नहीं जाना, तो मैं यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि नंबर किसे कहते हैं और न्यूमरल किसे कहते हैं। जब इंग्लिश भाषा के अंदर आप 1 लिख रहे हैं, हिंदी भाषा के अंदर आप 1 लिख रहे हैं, या उर्दू भाषा के अंदर 1 लिख रहे हैं, तो जो लिखा हुआ होता है, जैसे हिंदी के अंदर हम देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारा फोनेटिक्स है, अगर हम 12 खड़ी को देखें तो फोनेटिक्स से बना हुआ है। यहाँ से कौन से शब्द निकल रहे हैं, अक्षर, अक्षर अक्षर बोलते हैं ना, अक्षर है ना। सो फिर तालु के ऊपर से कौन से लिखते हैं, जबान कहाँ टच होती है, वो वाले कौन से लेटर्स होते हैं, वो फोनेटिक्स पे बना हुआ। इंग्लिश वैसा नहीं है। सो इट्स अ कंटिन्यूम काइंड ऑफ थिंग। वो 5-5 का ब्लॉक बना हुआ है पूरा, उसके हिसाब से काम होता है। तो उसको जब हम लिखते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो जो बोला जाता है वो फोनेटिक्स है, किस तरह की साउंड आ रही है। इसी तरह से नंबर जो होता है वो लिखा हुआ नहीं होता, वो लिखा हुआ न्यूमरल होता है। ये जिस दिन कंसेप्ट क्लियर हो गया उस दिन नंबर समझ में आ गए। नंबर का अर्थ ये होता है कि मेरे हाथ में क्या है, आंसर दो, एक पेन है, एक पेन है, ठीक है। अच्छा, मेरे हाथ में क्या है, सो एक और दो क्या है, भिन्नता दर्शाता है क्वांटिटी के तौर के ऊपर। सो क्वांटिफाई करने के लिए जहां हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है वो नंबर्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो नंबर का खेल। और यहाँ पर आते हैं फिर सेट। सेट कैसे होते हैं, प्रकृति के अंदर, मतलब बड़े सिंपल में, पर लेक्चर नहीं है मेरा ये पूरा, ये तो आपको इसलिए कि हाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वहां पर भी कराना है, इल्म क्लासेस के अंदर भी इसको, तो वहां पर तो अपने आ जाएंगे बालकों पढ़ाने के लिए। नंबर्स अगर प्रकृति के अंदर है तो प्रकृति के अंदर शून्य फूल नहीं होता, या तो फूल है या फूल नहीं है। एब्सेंस ऑफ समथिंग इज नॉट जीरो। जीरो कह सकते हो कि एब्सेंस ऑफ दैट थिंग है, बट जीरो इज नॉट मेंट फॉर दैट। जीरो हमें इसलिए चाहिए होता है जैसे शून्य है, शून्य का आविष्कार, शून्य की थ्योरी बहुत बड़ी है, उस पर भी हम नहीं जा रहे। सो प्रकृति के अंदर जो चीज मिल रही है वो पूर्ण रूप से मिलती है, तो या तो 1 होगा या 9 तक जाएगा, बस। या 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, शून्य नहीं होगा। ये नेचुरल नंबर्स है। दोपहर वही 12-1, आई बात समझ में। अब इसके अंदर बड़ा आसान डिवीजन हो जाता है। 1 और 2 जो शुरुआती नंबर होते हैं, अगर 2 से डिवीजन हो जाता है किसी नंबर का, डिवीजन का मतलब है कि उसको 2 की संख्या में हम वहां तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 पेन है तो मैं उनके 3 सेट बना सकता हूँ, 2, डिविजिबिलिटी। मैं आपका भी मैथ्स रहा होगा, है ना। मुझे पे मेरी भी इंजीनियरिंग थी, हम ढक्कन के थे मैथ्स में, ईमानदारी से बता रहे हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, किताबें पढ़ के, पीएससी ईमानदारी से 10वीं के बाद पीएससी करानी चाहिए तो पढ़ाई सुधरती है कि कैसे हो गए। सो अब वो 2 3 6 हम बोलते हैं, टेबल में आ गया। 2 3 is 2 होता है, मतलब उसका मतलब क्या है, कितना हो जाएंगे अगर हम
तीन कोई सी भी चीजें हैं उनको हम दो बार अगर जोड़ते हैं तो वो सेम आना है, या अगर हम दो 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 के सेट में तीन चीजों को बना रहे हैं तो वो हमारा एक बनता है, तो 2 3 6 हो जाता है। ये ऑपरेशन है। पेन ले लो, कैटल ले लो, कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, लौकी ले लो, कद्दू ले लो, आइटम रिमेन्स द सेम। व्हाट इज थिंग, मतलब जो हमें दिखना चाहिए, एक और एक 2 लौकी है, 4 गिलकी हैं, 5 कद्दू हैं, ये नंबर्स हैं। अब सब अलग अलग है तो सेट में अलग हो गए। लिखने में तो हम उसको लिख देंगे एक्स वाई जेड। तो ये हम कहाँ पहुंच गए, इक्वेशंस के अंदर आ गए कि ठेले पे कितनी वस्तुएं हैं। वो काम अलग है। असल खेल क्या है, संख्या, गिनती। गिनती इन द सेंस क्वांटिफाइंग द एलिमेंट्स। अब जब ये करना शुरू करेंगे फिर हम ऐड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ जैसे 2 + 2 4, 4 + 2 6, यही तो टेबल है, अरिथमेटिक। सिंगल लेवल के ऊपर अगर आप बढ़ा रहे हो तो वो टेबल बन जाता है, तो वो अरिथमेटिक रूप से बढ़ता है। लेकिन वहीं अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बढ़ाना चालू करें, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2, सो इसका लेवल अलग होगा, ये तेजी से भागेगा, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में चला जाएगा। सो एक्स वाई की एक्सिस है, अगर लीनियर पे टेबल देखोगे तो ऐसा बढ़ता है, लेकिन जैसे वो भी मल्टीप्लिकेशन है एक्चुअली, लेकिन जैसे ही आप उसको जीपी में डालोगे, जीपी की रेशियो ऐसा भागेगा, तो खतरनाक एक्सपोनेंशियल भागता है। तो नंबर्स को फिर डिवाइड करोगे, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, फिर आ जाता तर्क वाली बात, रैशनैलिटी। सो रैशनल नंबर कौन से होंगे, इररैशनल नंबर कौन से होंगे। सो रैशनल और इररैशनल, यहाँ जहां पर तर्क शामिल नहीं है गुरु, मतलब सॉरी, तर्क शामिल है। तर्क इन द सेंस कि दिस होगा तो होगा, नेचर में नहीं हो। नेचर में रैशनल नंबर मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं सारे मिल जाए। सो ये एक सेट है, और इसी को कहते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का मतलब है ठेला उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ठेले में उससे सब चीजें जमा रखी हैं, अब आप वो सेट बनाना चालू करो। एक सेट है अच्छे टमाटर और 2 टाइप के टमाटर बेचते हैं। बेसिकली वो क्रेट तो पूरे ही खरीदते हैं, खुद छाट देते हैं, तो छाटने के पैसे लेते हैं। लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर सस्ता माल बेचा जाता है, मतलब जितने में आया है उससे थोड़ा सा ऊपर में, वो घाटा नहीं है। पूरी क्रेट सीजन के अंदर 25 रुपए में मिलती है, 1 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो, 50 रुपए में मिल जाएगी। 20 रुपए किलो, 25 किलो की टमाटर बहुत बिकता है। वो एक सेट हो गया। आलू है, बोले साहब ये आलू, प्याज है, ये साहब छोटी प्याज इतने की, बड़ी इतने की, गीली इतने की, सूखी इतने की। अदरक थोड़ी सी रखी है लेकिन वैल्यू ज्यादा है। लहसुन थोड़ा सा रखा है, हरा धनिया, पुदीना वो ढांक के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। कद्दू हम पूरा नहीं खरीदते, रैशनल नंबर काट के लेते हैं। इसका बड़ा अच्छा आसान तर्क है, एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ वन इज व्हाट, कंप्लीट, होल। इसका एग्जांपल कैसे देते हैं हम, पिज्जा। आप ऑर्डर पिज्जा कर रहे हो, घर पे आया वो पिज्जा, साहब जो जितने का भी आए वो गोल रहता है, लेकिन वो 6 हिस्सों में कटा रहता है, और कटता है तो रफली ट्रायंगल शेप में रहता है, बॉक्स स्क्वायर रहता है। सोचने वाली बात है, क्योंकि पैकिंग के लिए राउंड बॉक्स बनाना ज्यादा कॉस्टली अफेयर है, तो स्क्वायर बॉक्स के अंदर राउंड चीज बनाई गई है और वो ट्रायंगल शेप में कटी हुई है, नॉट एग्जैक्टली ट्रायंगल शेप। हाँ, अब 6 हिस्सों में काटी उन्होंने, तो एक आपने खाया, तो आपने खाया कितना, छठा हिस्सा किसका, एक का। तो एक क्या है, वो पूरा है, तो हम बोलते हैं इसका छठा हिस्सा 1/6। ये है, ये सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल है। फिर आपको क्या करना है, 2 शब्द आते हैं, एक आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक आता है लीस्ट कॉमन होता है। क्यों, कब से याद नहीं है? अरे यार समझ करो यार, HCF और LCM है ना। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो, दैट इज फैक्टर्स।
इस किताब की मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, जो हम लिखाना चाहते हैं, ये पेज सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अंदर सारी समरी दी हुई है। ये समरी जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होगा, इसकी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर GCM या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इससे क्लियर हो जाती चीज। दो संख्याएं हैं, सबसे ऊंचे लेवल के नोट में कौन डिवाइड हो सकती है, ये है डिवाइजर। फैक्टर से वो थोड़ा सा अजीबोगरीब लगने लगता है, फैक्टर क्या। सो फैक्टराइजेशन हम पहुंच जाएंगे, वहां नहीं पहुंचना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो एग्जांपल दे रहा था मैंने, 2 का अगर LCM हम बोले तो 6 भी डिवाइड कर देगा, है ना, मल्टीपल में आ जाएगा। ये आपको आना चाहिए। तो इसको निकालने का तरीका, अब शुरू में आप अटकोगे। ये मतलब मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ, उस ऑर्डर को पहले करना है आपको। तो नंबर्स पहले करिए आप, और एक दिन में मत करिए इसको, कभी भी एक दिन में नहीं करना इसको। आप प्लान करें 60 दिन में करने का। HCF LCM भी करना है 60 दिन में करेंगे, एक दिन में नहीं करना। रीजन सिंपल है, क्योंकि यही एक परीक्षा नहीं है आपके पास, और दूसरी चीज एक साथ खाओगे कुछ दिन बाद भूल जाओगे। HCF LCM, फिर आप आइएगा डेसिमल फ्रैक्शंस के ऊपर। नाउ डेसिमल का अर्थ क्या होता है? डेसिमल यानी वो जब हम डिवाइड करते हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज पाई? 22/7, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, क्या है पाई? पाई क्या है? कहीं मैंने सुना था, नॉट इन साइंटिफिक डिस्कोर्स, बहुत पुरानी बात है, शायद कोई सीरियल देख रहा था मैं, उसमें स्टार्टिंग थी उसकी, कंप्यूटिंग के ऊपर था वो। आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ। मुझे वो व्यक्ति याद है, आज चश्मा लगाता है, अंग्रेजी का है सीरियल। सो व्हाट ही सेड कि इट इज एवरीथिंग, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। मतलब अगर पाई को करते हैं तो वो सर्कल के ऊपर है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, सर्कल के अंदर वो पाई बन जाता है। उसने ये बोला कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाता है, ये कभी एंड नहीं है पाई का। सो पाई की वैल्यू पूरी निकालना नहीं है, एंड नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया निकाल। तो जो आगे के लेटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा होगा कि आपकी जन्म तारीख पूरी की पूरी आ जाएगी उसमें, कोड बदल गया हो सकता है। हाँ, आप जिस दिन डिग्री किए हो उस दिन की तारीख वहाँ आ गई, जिस दिन आपको नौकरी लगी वो तारीख वहाँ कहीं ना कहीं मिल गई। अगर हम उसके अंदर लेटर्स को सब्सटीट्यूट कर दें, शब्दों के अंदर उसको किसी तरह से ट्रांसलेट कर दें, तो दुनिया के अंदर जितना ज्ञान है सब उस पाई के अंदर, वी आर ट्रांसलेटिंग इट। तो उसने जो पाई की व्याख्या करी थी वो दिमाग में एकदम अलग थी, हमने आज तक कभी भी देखा था तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में लेते हैं। सो इट्स अ रेशियो, और इसको कहा जाता है वन ऑफ द गोल्डन रेशियोज इन द वर्ल्ड, गोल्डन रेशियो के नाम से आता है। सो पाई की बात आप करते हो तो डेसिमल के बाद क्या? सो एनीथिंग दैट इज नॉट डिविजिबल कंप्लीटली, में जो चीजें बाद में चल रही हैं वो डेसिमल फ्रैक्शंस है। सो डेसिमल फ्रैक्शंस करना आना चाहिए, ये सेकंड पॉइंट है आपका। फिर क्या होता है कि हम जब संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर रहे हैं तो ठीक है, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 6 और 6 12 हो गए, 12 और 6 18 हो गए। तो वो टेबल के फॉर्म में बनते हैं, एडिशन चलता है हर स्टेप के अंदर, मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है, बट अगर ऐसे लीनियर देखेंगे तो दे आर एडिंग। 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12, 12 + 6 इज इक्वल्स टू 18, 18 24, 24 30 आ गया। यहाँ पर आपको स्क्वायर करना आना चाहिए। तो दो तरीके हैं, पहला तो स्क्वायर ऊपर वाले में जाए, 2 का स्क्वायर 2 × 2 तो 4, फिर 4 का स्क्वायर रूट निकालें कि इसकी रूट्स क्या है, इसकी जड़ें क्या है। स्क्वायर किस तरह से हो गया, वो बड़ा बन गया। सो स्क्वायर को इस तरह से समझें कि एक स्क्वायर शेप होता है। कहीं मैं देख रहा था हाउ दिस नंबर्स आर रिटन, नंबर्स मुझे जो
बचपन का याद है कि ये ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है 1 2 3 4, बट 4 ऐसा नहीं होता। 4 तो ऐसा होता है, ये है 4 और ये 5, ये 5 नहीं होता, ये 5 होता है। सो अगर ये वाला हिस्सा आता है सो वो 4 बनता है। 1 एंड 4 आपकी तरफ से नहीं, 6 बनेगा मेरी तरफ से, वो मेरी तरफ से ना। मुझे ऐसा था। फिर एक थ्योरी समझ में आई, एक साहब सज्जन किसी क्लास में समझा रहे थे, दिस इज बेस्ड ऑन एंगल्स। आप 1 जो लिखते हैं तो एक एरो शेप बनता है, वो एरो में सिर्फ एक एंगल आता है। मुझे समझ नहीं। समझ गए कि नहीं समझे? मतलब ये एंगल है। अगर आप 2 लिखते हैं तो 2 कैसे लिखते हैं? तो 2 में कितने एंगल है? सर एंगल तो उसका नीचे से बनता है, मतलब ऐसे लगता है ऐसे बनता है। नहीं, वो आपका कहना सत्य है। ये है 2। हाँ सर, वही नीचे वाला है सर। 1 और 2, 2 एंगल सर। अब 3 क्या है? 1 2 3। ये एक और थ्योरी थी कि इनको लिखा कैसे गया, बोला कैसे गया, कहाँ से लाए। अब मेरा दिमाग ये चला यार, उस समय क्या, जिस समय ये गिनती लिखी थी, क्या एंगल थे? अब सबसे अच्छा ये डिजिट्स, यहीं से शुरू। ये किसी ने आगे भलते ने दी, सो भलती चीजें तो आती रहेंगी, वहां हमें नहीं जाना है। आप लोगों को तो सिंपल रखना। तो यहाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप ये कर लोगे ना, तो रूट स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से निकला था एक्चुअली। वो स्क्वायर 4 डब्बे होते हैं, और स्क्वायर का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करते हो? 2 साइड लेके स्क्वायर मार देते हो। स्क्वायर ए स्क्वायर, ए इंटू ए, यही है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ए इंटू बी ले लो। हाँ, आप ए इंटू बी कर लो, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो, लेंथ इंटू विड्थ कर लो, व्हाटएवर, लेंथ इंटू हाइट कर लो, व्हाटएवर, डजंट मैटर। आपने निकाल लिया तो दैट इज नोन एज स्क्वायर। अब स्क्वायर में अगर साइड ए इज इक्वल टू ए है तो ही स्क्वायर बनता है, सेम साइड का, इसीलिए स्क्वायर कहलाता है। तो अगर स्क्वायर है तो उसका रूट क्या बोल रहा है? वो साइड निकालना है। सो इसलिए उसको वहां लेके नहीं जाना इतना आंधी तूफान में लेके। इसी तरह से क्यूब हो जाएगा। सो क्यूब के अंदर 3 चीजें आ गई। रहता तो वो यही है। नंबर 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल है अगर मान लें हम, मगर वो ऐसे एग्जैक्ट नहीं आता, उसका फॉर्मूला अलग है कि एरिया ऑफ दिस, पैरामीटर अलग हो जाएगा। सो यहाँ स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, ये आपको करना आना चाहिए। इसके लिए आप स्टार्ट जब करो तो सबसे पहले आप हायर ऑर्डर के जो, मतलब एक रफ बना लो कि 100 तक का स्क्वायर कितना होता है, क्यूब कितना होता है, एक ही चार्ट है ना। और उसको अलग अलग कलर से लिखना, जैसे इवन स्क्वायर्स अलग लिखना, कलर ऑड अलग लिखना। ऑर्डर में लिख लो, चार्ट छोटा सा चार्ट बनता है। जहां तक आते हैं आपको उनकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जनरली जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर कितना है, और 60 का स्क्वायर कितना है, या 65 का स्क्वायर कितना है, उसका क्यूब कितना है, तो ये एक झलक में दिख जाएगा कि समवेयर हियर। ये टाइम बचाता है, उधर टाइम लगता है इसको बनाने में और इसको बार बार देखने में कि कौन सी डिजिट्स हमारी कहाँ आ रही हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम संख्या लेते हैं। अब क्या हुआ, लेट अस इमेजिन मालकिन मुझे बोलती है कि जाओ सब्जी लेते आना, मैं लाता नहीं, डर लगता है, ये ऐसी लिया है, ये वैसी लिया है। मैं एक तो ला रहा हूँ यार, मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल दिमाग है, आपको ये सोचने चाहिए मेरे से मेहनत लगी, मुझसे बार्गेनिंग होती नहीं। मैं बोला भैया कितने का, अच्छा क्या कर रहे हो, बोले नहीं आएगा, अच्छा दे दो। वही हम डे हो जाते हैं, हमसे वो भी नहीं होता। सो फिर अगर कहीं गलती से वो ये बोलते महंगी लिया है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कई बार लाना भी पड़ती है, बोले प्याज लेते आना 5 किलो। अच्छा ठीक है सर, प्याज वाले के पास पहुंचे, बड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। 3 तरीके की प्याज रखी उसके पास, इतनी बड़ी और ये बड़ा साइज, जंबो साइज, सबके रेट अलग अलग। एक्चुअल हुआ है, मैं उसको ही बता रहा हूँ। सो 5 किलो, मैंने कहा काम करो 2 किलो बड़ी तोल दो आप,
2 किलो मीडियम तोल दो और 1 किलो छोटी तोल दो। क्वांटिटी इज डिफरेंट, एलिमेंट इज सेम। ये तो पहले है तो प्याज, साइज वो रेट अलग है, वो वेरिएबल अलग है। जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो तो सब सेम है, लेकिन उनके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन करा हुआ है। सो वो मुझे एक्चुअली 45, 40 और 35 रुपए किलो वो भाव में ली थी मैंने। लाइव एग्जांपल 45 मुझे मालूम है और 5 रुपए कम करे थे उसने। वो आता कट्टे ही है, कट्टे में छट के नहीं आती, तो वो लोग बैठ के छाटते हैं और वहां। सो अब 1 किलो मुझे पड़ी कितने की, मुझे अभी भी नहीं कैसे निकालेंगे? सो 45 की 2 किलो, 45 रुपए के भाव से 2 किलो 90, 40 के भाव से 2 किलो 80, 170। बड़ा सिंपल फैक्ट है, आप एक को किसी से भी जोड़ते हो तो आपको याद रहता है। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, मैं तुम्हें फास्ट एडिशन कर रहा हूँ, मुझे वो सब नहीं आता, मैं दिमाग में अलग मेरा मैकेनिज्म चलता है। एक से कुछ भी जोड़ रहे हो तो एक को बढ़ा देते हो तुम, 9 से कुछ भी जोड़ रहे हो एक घटा देना। से 9 और 9 होता है 18, लेकिन 9 को 8 से जोड़ रहे हो तो 8 है, 7 कर दो 17। ऐसे 8 का और 2 का है। सो मैं यूं वाला काम करता हूँ। 5 पे आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, तो वो 35 रुपए वाली कितनी थी? 1 किलो। सो मैंने कितने में ली? 90, 80, 170, 170, 205 रुपए। तो सामने वाला आप 200 दे दो, मुझे एवरेज क्या पड़ा? रफली 40 का, ये आना चाहिए। सो एवरेज यानी कह सकते हैं अगर एक ही क्वांटिटी के दे दिए तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब हमको यहाँ पे एवरेज में मालूम क्या होता है, वहीं अब आप सोच के देखना हम कर क्या रहे हैं। कई बार प्याज गायब है, सो 45 इंटू 2 प्याज गायब है। 2 क्या है? 2 kg ऑफ प्याज गायब है। 40 इंटू 2 kg ऑफ प्लस गायब है, प्लस बीच में आया, मल्टीपल हुआ। सो ऑपरेशंस लग रहे हैं ना, और फिर इनको डिवाइड करा कितने हिस्सों में वो बटी हुई थी, वो संख्या नीचे लिख दी 3, ये एवरेज। यहां एवरेज तक जब आओगे, सबसे ध्यान यहाँ पे रखना थोड़ा सा कि बेसिक सिंप्लीफिकेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये पहले आना चाहिए। इसके बाद फिर आपको आना चाहिए बोर्ड मास। कोई भी चीज दी है, जैसे ये वाला इक्वेशन ही अगर मैंने लिखा 45 इंटू 2, 40 इंटू 2 और 35 इंटू 1 और बीच में सब में प्लस लगा है, तो बोर्ड मास में एडिशन तो सेकंड लास्ट है। बोर्ड मास याद नहीं रहा, नाम याद है, कंसेप्ट याद है बस। जो लिख लो, बोर्ड मास लिख लो आप, है ना। सो बोर्ड मास करना जरूरी है आपको। अब बोर्ड मास जब आप करोगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन बन जाएगा, और फिर आप इनको करने के बाद में नंबर्स की प्रॉब्लम करना, जो यहाँ पे 7वें नंबर पे दी हुई है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। नाउ व्हाट इज एज? AGE, एज। राम जी गुड्डू भैया से 5 बरस बड़े। आज से 5 साल पहले ये भाई अपनी बहन का डबल था, तो बताओ आज कितना है? क्या बेसिकली दूसरे तरीके से प्रॉब्लम ऑफ नंबर पूछी गई है, आपको भटका दिया गया। आप कहाँ भटक गए? आप वो नामों में भटक गए। सो नंबर सिस्टम जो मैंने अज्यूम कराया, मैंने सीखा इसको जब हम लोगों को वो था ना, सीसेट कंपलसरी था, हमने सीसेट कंपलसरी वाले में निकाला है और पढ़ाता भी था, तो मजा आता था। फिर 13-14 में भी पढ़ाया, फिर ये लगने लगा कि यार कोई पढ़ने में इच्छा ही नहीं रहा। अरे सर छोड़ो ना, पास हो जाएंगे। अरे सर छोड़ो। 18 या 19 के अंदर, 18 के अंदर शायद नहीं, 19 के अंदर, 19 के अंदर मेरा एक स्टूडेंट फेल हुआ सीसेट में। तो 40% क्वेश्चन नहीं बने, तो बीच में छोड़ दिया पढ़ाना। मेरा जो मेथोडोलॉजी था
हम लोग सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं तो मैथ्स वाले ज़्यादा थोड़ी आते हैं, मैथ्स वालों को तो वैसे ही मैथ्स नहीं आता, एमपी का मैथ्स खराब है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो मैथ्स के अंदर स्ट्रांग होते हैं, एजेस यहीं से आएगी। ये आपको पहले करना है, ये पहला सेट है। इसके बाद में दूसरा सेट बनेगा जिसके अंदर आप करोगे परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज करने से पहले क्या करोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना। सबसे पहले करना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दिस इज टू दिस, सो एज इज टू दिस इज टू दिस, ए इज टू बी ओ 4 बिंदी जोड़ी, फिर सी इज टू डी। इसका अर्थ होता है ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी विद सम कांस्टेंट को हिसाब अगर हम ले रहे हैं तो ये होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और दोनों बराबर आना चाहिए। ये सॉल्यूशन का है, लेकिन अगर इसी को एनालॉजी में डाल दें तो एनालॉजी का मतलब होता है कि चेयर इज टू सिटिंग, मोटरसाइकिल इज टू, वो 4 ऑप्शन दे दिए। तो ये सिमिलैरिटीज फाइंड करनी है, तो दिमाग जो बना हुआ है उसके हर हिस्से के अंदर आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो। आप जब करने बैठोगे ये 2 पार्ट 20% है, मैथमेटिकल और एनालिटिकल दोनों, है ना, सॉरी एनालिटिकल और लॉजिकल दोनों। तो इसमें आप व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि यू आर स्ट्रांग इन 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, नेचुरल हो आप, और कुछ जगहों पे आप वीक हो। मेरा एक स्टूडेंट था, वो नहीं पढ़ता था, लेकिन बाबा कुछ सवाल जो हमारे लॉजिकल के होते थे वो सबसे पहले आंसर देता, ऑलवेज, बिकॉज ही वॉज वायर्ड लाइक दैट, उसकी थिंकिंग वैसी थी। बाकी चीजों में अटक जाएगा, रटने में अटक जाता था, इसमें अटक जाता था, बट बीच में बैठता था, लास्ट बेंच के ऊपर 3 बैठते थे वहाँ, वो जाड़े जाड़े बैठते थे, तीनों बदमाश थे। खैर वो बात की बात है, बहुत पुरानी बात हो गई। सो पहले आप क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर आप करेंगे परसेंटेज, और फिर आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहां तक आके आपका एक बेस बन जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस जब आप कर रहे हो ना, तो इट कैन कंबाइंड टुगेदर विद अनदर थिंग जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड, ये साथ में आता है, मतलब इनको अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि आगे चल के आपको क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज में पूछ लेगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वो प्रॉफिट एंड लॉस पूछ सकता है, तो कंपाउंडिंग हो जाएगी। ये सेट बनवा रहा हूं मैं कि पहले अलग अलग करना है, फिर इनकी मिक्स्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और यहाँ जब आप आओगे ना, तो यहाँ ये नहीं समझना कि पहले परसेंटेज या पहले प्रॉफिट एंड लॉस या पहले सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको एक साथ करके चलना है। ये आपका बेस सेट है। ये बेस मतलब इससे आप प्रोबेबली 80-90% इनके मिक्सचर से बनने वाली प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन, पहला सेट ये। इसके बाद में फिर आप कौन सी चीजें जो कर लेती पब्लिक, जैसे पार्टनरशिप है, टाइम एंड वर्क है, पाइप्स हैं, सिस्टर्न्स हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन की प्रॉब्लम है, बोर्ड्स की प्रॉब्लम है, एलिगेशन है या मिक्सचर है, इनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये बाद में करना है। सो स्टार्टिंग यहाँ से होगी। नाउ अब हमारे पास एक बड़े सेट आ गया जिसको हमने 2-3 हिस्सों में बांटा हुआ है। आपका जो पहला सेट होता है उस सेट के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कभी भी इसमें एक एक्सरसाइज को एक दिन में नहीं करोगे, आप फर्स्ट सेट उठाएंगे पूरा, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, आपको पहला सेट समझना है जो यहाँ बोला गया है इस बुक के हिसाब से। अगर कोई समझा रहा है तो वहां से, कि किसी किताब में तो वहां से, और उसके एग्जाम्पल्स बस करना है। फर्स्ट डे कीप इन माइंड एग्जाम्पल करना है, पढ़ना एग्जाम्पल करना भी नहीं, पहले पढ़ो कर क्या रहा है, बिकॉज आप एग्जाम जब देने जाओगे तो किसी दूसरे की थिंकिंग से आप जल्दी सीख सकते हो, बशर्ते कि यू आर ट्यून्ड टू इट। हर एक चीज हर एक इंसान को नहीं आती। मेथोडोलॉजी जो, मतलब मेरी जो मेथोडोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हुई है वो सिर्फ इस वजह से कि क्लासरूम सेटिंग है, वो इसके लिए ये नहीं चल रही, तो फिर दिमाग चलता है इसको कैसे दूं, तो वो एग्जाम्पल अगर चल गया तो बहुत अच्छा, वो कलेक्शन में आ जाता, नहीं तो हम उसे फिल्टर आउट कर देते हैं। कई एग्जाम्पल्स हैं, इसका टेढ़ा काम है। जैसे हमारी एमपी आर्कियोलॉजी है ना, उसके अंदर इनिशियली व्हेन आई वाज वर्किंग, तो कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं वो, और जो किताब है वो हमारी
एक चार्ट बना दिए मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, वो उन्होंने उठा के फलते ही पूछ लिया वो आएगा कहाँ से, हमारा दोस्त है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। भाई मदद, भाई ने पूरी ओरिजिनल लिस्ट की फोटो खींच के मुझे भेज दी कि ये हमारे पास पूरे सारे डिवीजन बना के कि इस जोन में इतने, इस जोन में इतने, इस जोन में इतने। अब वो पूरा कलेक्शन है। अब उस कलेक्शन का पहले तो मैंने वो कलेक्शन पढ़ा दिया, फिर मैंने कहा यार ऐसे काम नहीं होगा, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाया, ऐसे काम नहीं होगा। तो अब हम वापस अब किस पे आ गए, पैलेस कॉम्प्लेक्स में इवॉल्व करा, मतलब फोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसमें ग्वालियर फोर्ट है, तो फोर्ट अकेला नहीं है, फोर्ट के अंदर पैलेसेस भी हैं, टेम्पल्स भी हैं, मौजोलियम्स भी हैं, वो सब कुछ है, तालाब भी है। तो वो फोर्ट कॉम्प्लेक्स, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख फोर्ट कॉम्प्लेक्स लोग हैं, तो पैलेस भी उसके अंदर आ गए। फिर उनमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ हिस्ट्री हो जाती। फोर्ट सबसे पहले किसने बनाया, बाद में किसने बनाया, कितने गेट है, कितने किलोमीटर है, कितनी ऊंचाई, कौन सी पहाड़ी पर है, ये सारे क्वेश्चन वहां बनते हैं। सो दिस इज इवोल्यूशन कि आप कैसे पढ़ते जाते हो। तो जब आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो मैथ्स के अंदर, हो सकता है आपको कोई मैथमेटिकल किसी ने बताया, ऑनलाइन देखो इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऑनलाइन जाना इसलिए क्योंकि बैंकिंग की आई थिंक जितनी पीएससी की नहीं हो उससे डबल या ट्रिपल बैंकिंग की चैनल्स होंगी, मुझे आज तक कोई, उसके अंदर देखना, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन डालना, क्योंकि कोई हमारे जैसे जो होते हैं जिनको ज्यादा नहीं देखा जाता तो वो कुछ भी नहीं करते, टैग भी नहीं करते, डिस्क्रिप्शन भी नहीं डालते, तो वो जल्दी यूट्यूब नहीं बताता। सो वो काम शुरू करो और उसके अंदर एग्जाम्पल कर लिए। अब जब एग्जाम्पल कर रहे हो, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, जो इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है इसको एक, आपको याद है बचपन में मैथ्स की जो कॉपी आती थी वो एक लंबी वाली आती थी, है ना, उसमें एक रफ कॉलम, कहने को वो रफ कॉलम था, आपको वही ब्रेन में रखना वो पैटर्न क्या है। लेफ्ट साइड के अंदर आप पूरा सिंप्लीफाई कर रहे हो, एक्चुअल में राइट के अंदर आपको ये बताना होता था कि ये यहाँ पर प्रिंसिपल कौन सा लगा है। अगर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड पे उसको पूरा खोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ इस्तेमाल किया। उसके बाद मान लीजिए अगर रेशियो प्रोपोर्शन लगाया तो वो वाला वहां लिखना है, उसके बाद मान लीजिए परसेंटेज लगाया तो परसेंटेज का फॉर्मूला वहां लिखना है। सो यू मस्ट हैव अ कलेक्शन ऑफ दीज फॉर्मूलाज। अब जो आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, आपके दिमाग में जो वायरिंग हुई है उस समय जो आपकी सोच बनी है उसे हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में जो आती है वो लिखो, इसको ऐसे करना है। क्यों, मान लीजिए अभी नहीं आई, एक आध दो महीने बाद आई वैकेंसीज या लंबा टाइम हो गया, आप भूल जाओगे क्योंकि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। मैथ्स हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, मैथ्स इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं। लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, आपने देखा कि सब असॉर्टमेंट रखा है, आप इन चीजों को छोड़ के सिर्फ संख्याओं के ऊपर काम कर लो। 1 चश्मा, 1 मोबाइल, 1 मग्गा, 2 बोतल, 4 पेन, 3 वो, ये एक कलेक्शन बनने लग जाएगा। बाकी तो इमेजेस है, बाकी तो थिंग्स है, नंबर्स है नहीं, नंबर्स कहीं नहीं है, ये फिजिकल है, नंबर नहीं है, नंबर हम डिनोट करते हैं, खेल है ये। सो लैंग्वेज ऐसे बन जाती है। ये करो और उसके साथ में अब दूसरा सेट लिखो, जिसको आपको पहला क्या बताया, एग्जाम नहीं, यहाँ करने का तरीका, पहले एग्जाम्पल, पूरे सेट का एग्जाम्पल करना, भले 2 दिन लग जाए। तो अभी जैसे आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे इवनिंग से छुट्टी हो जाती है तो फ्राइडे सैटरडे संडे आप उनका एग्जाम्पल्स करो बस, एंड इफ यू नीड यू टेक दिस बुक, वहां ले जाना। मतलब एक टॉपिक पढ़ के उसके एग्जांपल दूंगा। आपको स्टार्टिंग वाले जो मैंने पहले बताया ना, कौन से नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज, ये पहला सेट है। फिर दूसरा सेट बनेगा, इन सेट के सबके एग्जांपल्स। तो आपको ये पता चलेगा कि इंटरलिंकिंग होती है थिंग्स की। ये वाला टॉपिक उठ के इधर आ गया। सो हमको सबसे बेस पे रहना है कि व्हाट इज द बेसिक, फिर हम मल्टीप्लिसिटी में जाएंगे। आप फंसोगे कहाँ पर, जब आप क्वेश्चन देखते हो तो उसके अंदर ऐसी चीज आ जाती है जिसका कमांड नहीं होता। सो सबसे पहले बेस तैयार करो, इसलिए वो बेस सेट है। फिर सेकंड बेस सेट है, बेस सेट है, इंदौरी बेस, और फिर थर्ड है वो प्रॉफिट निकालना। ये पहला
एबिलिटी देता है। दूसरा होता है फिगर्स और शेप की, जिसे हम बचपन में कहते थे मेंसुरेशन। सो ये जो होता है आपका मेंस्ट्रुएशन, क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुएशन, जिसके अंदर आप एरियाज निकालते हो, पेरीमीटर निकालते हो। इसके अंदर जो टिपिकल सिनारियो में होता है कि एक कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल दे दिया, उसका वॉल्यूम निकालना है, ये अलग करना है। तो इसका कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज है। यू प्रिपेयर अ चार्ट। आई डोंट थिंक मैंने ये तुम्हारे वही ढूंढ रहा था, ये पुरानी है लेकिन कभी हमने वीडियो तो बनाया नहीं। 2013 की बात है ये। लास्ट जो पेपर था हम लोगों का वो 2013 में था, जहाँ पर ये कंपाइल होता था। उसके बाद भी पढ़ाया लेकिन उस डेप्थ पे जाके कभी नहीं। और अब तो मैं नाम भी नहीं लेता हूँ सीसेट का, कोई पढ़ने में इच्छा ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। मैंने कलेक्शन करे थे यार इसके, उस टाइम पे तो ये नहीं था जीपीटी वगैरह। आज जीपीटी को बोलूंगा कि अभी कर रहा हूँ, जैसे सीयूईटी के लिए कल मैंने उनको कंप्रीहेंशन के टेस्ट लिया, कल मैंने उनका लैंग्वेज वोकैबुलरी का टेस्ट लिया, और मैंने सेंटेंस करेक्शन का टेस्ट लिया। 50-50 कंप्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन और दोनों के बाकी 50-50 क्वेश्चन। इजी, मीडियोकर एंड। तो कमांड दे दिया, टारगेट दे दिया, बच्चे बता दिए कि कौन सी एज ग्रुप है बच्चों का, उनका बैकग्राउंड कैसा है, तब जाके वो आता है रिजल्ट। नहीं तो पता चला वो कहाँ का कहाँ दे देगा। और इंडियन माइंडसेट, तो इंडियन माइंडसेट के अंदर ये होता है कि हम लोग जो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, और फिर जब वो सेंटेंस आता है वो गलती होती है। इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम आवर ट्रांसलेशन। एक्चुअल ग्रामेटिकल इंग्लिश इज डिफरेंट। गलती वही है और कोई गलती नहीं है। ठीक किया बच्चों ने कल। ये समझ में आ गया। तो अब हाँ, मैं चार्ट का बोल रहा था। अब आपको क्या क्या चीजें बोलते हैं, आपको बोलेगा एरिया। सो एरिया किसका, कितने शेप हैं? सर ऐसे तो प्राइमरी तो सब 5 से 7 से ओके, सर्कल में कितने एंगल हैं? शाबाश। सो अगर उसमें एंगल नहीं है तो फिर एंगल कहाँ शुरू होते हैं? सबसे कम एंगल्स किसमें? ट्रायंगल। उससे छोटा कोई शेप नहीं है। तो भी चलो 2 डायमेंशन पर मतलब अगर लाइन को ले हम, लाइन इज इटसेल्फ, लाइन का एक शेप है, तो हम उसे लाइन बोल देते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सो ट्रायंगल से स्टार्ट करोगे। 3 है, 3 हो गए। इसको क्या हो गया यार, इसमें कैसे हो गया? सो मतलब मेरा दिमाग जो है ना वो सीधे वहां भागता है कि मतलब जो ऐसे भाई लोग हमारे जो रेगुलर फोन नहीं लगाते तो एक खटका होता है, मतलब क्या हुआ। चलो सब अच्छा है, सब कुछ चल रहा है। हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग अ चार्ट फॉर एरियाज। सो एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले। अब एक एंगल बढ़ाओ, कितना हो गया? स्क्वायर और रेक्टेंगल 2 हो गए। स्क्वायर में भी 4 है, रेक्टेंगल में भी 4 है, दोनों का फॉर्मूला अलग है। तो 4 में आपके 2 ऑप्शन आ गए, निकाल लो। 5 एंगल वाला क्या है? पेंटागन। कैसे निकालोगे? तो उसका फॉर्मूला, हेक्सागन का फॉर्मूला, ऑक्टागन का फॉर्मूला, इस तरह से आप पढ़ो। ठीक है, तो जहां तक आप जा सकते हो कंफर्टेबली। अब तो ऑनलाइन आपको अगर जीपीटी से बोलो ऐसा फॉर्मूला तो दंड से दे देगा। मतलब आप टाइप स्लो करोगे उससे पहले वो उसके पहले तैयार रहता। हम रुला देते हैं, हमको तो कई बार बोलता है 24 घंटे बाद रिजल्ट देंगे। अभी परसों हुआ, एक थोड़ा सा कमांड हमने ऐसा दे दिया, बोले हम आई विल प्रिपेयर एंड प्रोवाइड इट यू विद इन 24 आवर्स। फिर उसने पीडीएफ भेजा, वो पीडीएफ गलत भेजा। यार फिर मन भी नहीं करा। अब एरिया हो गया। एरिया के साथ, एरिया याद रखिएगा कि 2 डायमेंशनल के अंदर एरिया चलेगा। एरिया के साथ एक चीज और पूछते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो एरिया के ऊपर आपने वो फिगर लिख लिया, शेप बना लिए। इनमें क्या करना है, जब शेप बनाओ ना तो उसके अंदर के एंगल्स लिखना, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, और अंदर का टोटल अगर कलेक्शन कर रहे हैं तो वो कितना होता है ना, डिग्रीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइंगल है तो तीनों एंगल को आप जोड़ोगे तो टोटल आना कितना है? 180। स्क्वायर है कितना आना है? 180। पक्का? नहीं सर, 360 आया सर। 90 कैसे बदल गया? सो पेंटागन में कितना होगा? ज्यादा हो, हेक्सागन में कितना होगा? और ज्यादा। आगे बात समझ। सो वो मल्टीपल कैसे चल रहा है?
सो उसमें नंबर ऑफ एंगल्स का क्या खेल होता है। ये सिंप्लीफिकेशन वाले तरीके हैं बेसिकली। हम जो छिछालेदार करने वाले लोग हैं ना, कुर्सी तोड़ हर चीज का एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे भी वो एनालिसिस चल रहा है। कोचिंग में ये नहीं कराते, वो डायरेक्ट जाएंगे, ये सवाल है इसको ऐसे ऐसे करते हैं, उसके शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं। बेस क्लियर हो गया ना तो फिर आप फंसते नहीं हो। वो ये कह लो कि जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेथड है ये। टू द पॉइंट जाना है तो वो वाला मेथड अपना लो, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद आप पेरीमीटर सबका लिखोगे कि पेरीमीटर कैसे निकाला जा सकता है। अब खेल ये होता है कि इसमें दो वेरिएशन आते हैं। जैसा वेरिएशन हमने बोला ना कि एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, अंदर तो 4 ही एंगल है। पेंटागन के अंदर भी एक साइड बड़ा हो सकता है, जरूरी थोड़ी सारे साइड एक जैसे हों, सारे एंगल है। तो वेरिएशन वाला भी करना है आपको, तो दो चीजें आप करके रखोगे। ये पैरेलल शुरू करना है आपको, इट टेक्स टाइम, क्योंकि ये फिगर्स के ऊपर है, ये शेप्स के ऊपर है। तो एक है 2 डायमेंशनल शेप जो कागज के ऊपर बनता है, तो एरिया निकलता है। फिर एक बनेगा जो 3 डायमेंशनल शेप होगा जिसके अंदर हम वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम जब भी होगा तो सरफेस एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम उस सरफेस एरिया के अंदर है। सो वॉल्यूम हमेशा लीटर्स में होगा। मेजरमेंट अगर हमने सीसी या लीटर्स के अंदर, सिलेंडर है तो सिलेंडर के अंदर शेप सिलेंडर का है, लेकिन उस शेप के अंदर कितने लीटर भरा जा सकता है, तो लीटर इज अ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वो समझ में आना चाहिए कि कितना है। फिर शेप के ऊपर शेप बदल दिया, जैसे ये बॉटल है तो ऐसी पहले तो नीचे ऐसी गोल चली, फिर थोड़ी सी सिलेंड्रिकल और टेपर्ड हुई, और फिर बाद में पिरामिडिकल शेप हो गया। सो कितने तरीके का और हर एक जगह का वॉल्यूम कहाँ तक आप बनाओगे तो वो वॉल्यूम दिखेगा। ये खेल है छोटा सा। ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके अंदर फंसते हैं। फिर आपको यहाँ पर उसका सेगमेंट निकालना आना चाहिए, सेक्शन निकालना आना चाहिए। क्या कर रहे हो? बना रहा है इसका भी ध्यान में रहेगा अलग-अलग तरीके से। नहीं, ये रिकॉर्डिंग चालू है ना। नहीं, उस दिन लेक्चर वाकई में बहुत अच्छा था यार, मिस हो गया। खैर वो आजकल लाइव भी नहीं जा रहे, नहीं तो 2 माइक लगा लो तो एक वो वायर्ड वाले में भी अच्छा रहता है। ठीक है यार। इसके बाद फिर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे रेसेस, कैलेंडर, क्लॉक्स, अलग आ जाएगा। लॉगरिथम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, स्टॉक्स एंड शेयर्स के ऊपर आ सकता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट। ये ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड, सिंपल के साथ, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ऑड मैन आउट। तो ये 35 सेट हैं इनके। आगे बात समझ में। ये बेस मॉडल है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। अब सेकंड सेट, पहले आपने क्या करना है, इनको मैंने पहले सेट बना दिया आपके, तीसरा सेट लास्ट में, लास्ट सेट लास्ट में बोला है। अलग अलग है। जैसे स्क्वायर्स जो है ना, मतलब ये जो अपन एरिया और वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, ये इसमें वो मैथमेटिकल एबिलिटी उतनी नहीं लगती। इसमें एंगल्स लगते हैं, परसेंटेज थोड़ा बहुत कभी कभार काम में आ जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कभी कभार में आ जाता है कि एक सर्कल दे दिया, बताओ ये कितना रेशियो है इसका, एक पाई उसमें से निकाल दी तो कितना परसेंट रेशियो, परसेंट और जोड़ दिया, रेशियो अलग जोड़ दिया। रेशियो का मतलब हो गया जैसे अपनों ने वो पाई पिज्जा खाया था, तो पिज्जा में एक स्लाइस आपको मिला था, 6 कट के आए थे, तो 1/6 था रेशियो जो है। सो वो जो हिस्सा है वो 1/6 डिनोट कर रहा है कि 1/6 ऑफ 1, दैट्स इट। सो वो रेशियो प्रोपोर्शन, फिर वो आपसे बोलते हैं परसेंटेज निकाल दो इसका कि आपने कितना परसेंट खाया, तो उतना परसेंट पैसा देंगे हम, वो काम। सो वो वाली चीजें कम होती हैं, यहाँ ज्यादा सिंपल आ जाता है। फिर थर्ड सेट मैंने वो बताया जो थोड़ा सा अलग है, ये कम आपको इधर उधर जोड़ जोड़ के बता दिया कि इनको इकट्ठे कर सकते हैं आप, तो प्रॉब्लम एक साथ हो जाती है। एग्जाम्पल करने के बाद में अब आपका काम रहेगा कि आप अपने लिमिट्स देखिए। लिमिट इन द सेंस कि आपकी बुद्धिमत्ता, आपका दिमाग मैथ्स को करने में कितने समय में थक जाता है, उसको आपको बढ़ाना है। यू हैव टू इंक्रीज। नाउ इंक्रीज का मतलब ये होता है दोस्त कि
जब आपको लगने लगे अरे यार अब दिमाग नहीं चल रहा, एक सवाल और करो बस। एवरी डे इंक्रीज योर स्टेमिना बाय वन प्रॉब्लम। अब आपको पहली बार करोगे तो हो सकता है 10 सवाल में आप बोर हो गए एक एक्सरसाइज के, फिक्स इट। 5 में आप बोर हो गए, फिक्स इट। 5 में ये है कि हमें ज्यादा समय तक करना पड़ेगा। पहले दिन अगर आपने 5 करे हैं और 5 एक्सरसाइज के 5 सवाल करे हैं तो आपके टोटल सवाल कितने हो गए? 25। 5 एक्सरसाइज मतलब स्टार्टिंग के जैसे 5 सवाल नंबर के करे, 5 HCF LCM के करे, 5 परसेंटेज के करे, 5 इसके करे, वो एरिया वगैरह सब अलग है, वो इसमें काउंट नहीं कर रहे हम। पाइप्स, सिस्टम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम ट्रेन की डिस्टेंस की, टाइम की, वो सब अलग है। अब जब आप ये करोगे तो आपको एक बुनियादी तौर से पता चलने लगेगा सॉल्व कैसे करते हैं। अगले दिन वापस से उसे रिपीट करना है। सेकेंड डे अगर आप चाहते हो कि आप स्पीड बढ़ा लो तो सेकेंड डे बिना रिवीजन करे आगे मत बढ़ना। सेकेंड डे मस्ट है कि यू फॉलो द प्रिंसिपल कि कल वाली प्रॉब्लम क्या थी। हो सकता है उन 5 में से एक सवाल में कुछ नई चीज सीखी थी। अगर आप उसमें अटक रहे हो तो इसका मतलब वो कंक्रीट नहीं हुई थी। दूसरी बार जैसे ही करोगे वो याद हो गई आपको, बस रिपीट करा और अगले 5 सवाल करना है सबके। डेली बेसिस पर यही रूटीन है, यहाँ कोई तीसरा दिन चौथा दिन नहीं है, इसके अंदर फॉर्मूला अलग है। एवरी डे पिछले दिन के 5 सवाल या 10 सवाल और आज के नए 10 सवाल कंटिन्यूम में करते चलिए। तो अगर उन्होंने 100 सवाल दिए हैं तो 10 दिन लगेंगे आपको, 11 दिन लगेंगे, आपके एक्सरसाइज कवर हो गई। इसमें जब भी आप सवाल कर रहे हैं तो आपको एक मार्क करके रखना है। और जो नोटबुक आपकी है, एक नोटबुक बनेगी जहां आपने लिखा कि HCF LCM का ये फॉर्मूला है, उसमें HCF LCM की ट्रिक आई, आपको वो बुक खोलना है और वहां लिखना है, ये सवाल पूरा लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसको साइड में लिखेंगे इसे करते कैसे, और फिर उसका शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसका शॉर्टकट कौन सा हो सकता है, मेथड कौन सा था, जहां आप फंस रहे हो उसी का मेथड ढूंढना। तो एट द एंड ऑफ द टाइम यू विल बी हैविंग अ रिवीजन सेट ऑफ नोट्स फॉर दिस पार्ट। 99.99% के पास नहीं है, अपन बनवाते थे क्लास में। और अपना स्कोर मतलब अब तो बोर्ड नहीं लगा है। एक मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है रुपेश गुप्ता, वो क्या बोलता था क्लास में उस टाइम पे, लगातार मीन्स लिखी है उसने। वो बोलता था सर या तो 100 है सेकंड पेपर सी सेट में, या 99 98 तो कहीं नहीं गए, और लेवल सोचो आप। फिर बैंकिंग का बंदा था, आगे समझ में। ओके, अब तुमको हम ट्रिक्स और बता